प्यारे बच्चों, इससे पहले जो एक वीडियो मैंने दिया था उसमें क्लास 11 के हिस्ट्री के जो मिड टर्म एग्जाम होंगे उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएगा उसका एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था, जिसमें सेक्शन ए के कुल 1 से लेकर 24 प्रश्न तक हमने देखे थे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और वहां से पिछले वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के और 46 क्वेश्चन तक को देखेंगे और यहां आपको कुल 22 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 18 का आंसर आपको करना है और कोई भी 4 आप छोड़ सकते हैं। जो आप छोड़ देंगे वो जांचा नहीं जाएगा और बाकी जो 18 आप कहीं से भी उत्तर लिखते हैं उन प्रश्नों को जांचा जाएगा और उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो ये कहता है कि which languages were spoken in upper classes in east and west of the early empire of Rome। रोम के प्रारंभिक साम्राज्य के पूर्व और पश्चिम में उच्च वर्गों में कौन सी भाषाएं बोली जाती थीं? तो देखिए इसका सही उत्तर है ए, ग्रीक यानी कि यूनानी और लैटिन। ये दो चीज आप याद रखें, ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा और लैटिन भाषा, ये दो भाषाएं वहां बोली जाती थी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से मिड टर्म एग्जाम में आपको प्रश्न मिल सकते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 3री शताब्दी के मध्य का स्पेनिश जैतून का तेल मुख्य रूप से एक कंटेनर में ले जाया जाता था, जिसे डैश कहा जाता था। The Spanish olive oil of the middle of the 3rd century was mainly carried in a container which was called what? तो जिसमें जैतून का तेल ले जाया जाता था उस कंटेनर को अम्फोरा कहते थे, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 कहता है संत ऑगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका के किस शहर के बिशप थे? Saint Augustine was the bishop of the North African city of which city? तो उस सिटी का नाम आपको बताना है और आपके पास ये ऑप्शंस हैं, अनाबा, अल्जीरिया, हिप्पो और न्यूमीडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हिप्पो, यानी कि संत अगस्टाइन उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो शहर के बिशप थे। क्वेश्चन नंबर 28, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला सम्राट कौन था? और आपके जो ऑप्शंस हैं उसका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटाइन, यानी कि सी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बना दिया। ये इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, जो ये कहता है कि व्हाट हैपेंड टू जूलियस सीजर? जब रोम में लड़ाइयां शुरू हुई तो हुआ यह था कि ऑक्टेवियन की सेनाओं ने जूलियस सीजर को पराजित कर दिया था, इसलिए ये जो बी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है। जूलियस सीजर वाज डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ ऑक्टेवियन, सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। डैश का एक कानून श्रमिकों को बाउंडेड होने के लिए संदर्भित करता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके कि वे कब भागते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी में यह कहता है ए लॉ ऑफ डैश रेफर टू वर्कर्स बीइंग ब्रांडेड सो दे कुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ एंड व्हेन दे रन अवे एंड ट्राई टू हाइड। तो ये जो कानून था ये 398 में बना था, सो ये इसका सही उत्तर है। A law of 398 referred to as workers being branded। और क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 4 खलीफाओं को क्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। इसका मतलब यह हुआ कि इन 4 खलीफाओं के नाम लिखे हैं, उमर, अली, अबू बकर और उस्मान।
तो इनको आपको सही कि कौन पहले बना और कौन बाद में बना, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर है बी, 3142। 3142 का मतलब यह हुआ कि अबू बकर पहले खलीफा बने, उसके बाद उमर बने, उसके बाद उस्मान और सबसे अंत में अली। तो ये इसका सही सीक्वेंस बन गया बी, ये इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे रूढ़िवादी इस्लामी कानून डैश स्कूल था। द मोस्ट कंजर्वेटिव अमंग द फॉलोइंग वाज द डैश स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ। अब आपके पास जो ये ऑप्शंस हैं, इसमें सही उत्तर है हनबली, यानी कि सबसे रूढ़िवादी कानून का जो स्कूल था उसका नाम था हनबली स्कूल। और क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इस्लामी जगत की साहित्यिक कृति नहीं है? Which one of the following is not a literary work of Islamic world? और ये जो आपके ऑप्शंस हैं, इनमें सही उत्तर है कलीला व डिमना, क्योंकि कलीला व डिमना नाम की जो पुस्तक है, इसमें जो फैबल्स, जो कहानियां लिखी गई हैं, उसका जो बेसिस है वो संस्कृत टेक्स्ट है। तो जो संस्कृत टेक्स्ट है उसका इस्लामिक दुनिया से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए कलीला व डिमना इसका सही उत्तर होता है। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित छवि को पहचाने। ये जो आपके सामने एक इमेज दिया हुआ है, इसको आपको पहचानना है कि ये मक्का है, मदीना है, काबा है या फिर दमास्कस क्या है। तो दोस्तों आप अगर इसको, इस वाले स्ट्रक्चर को सही तरीके से पहचान लें तो आपका उत्तर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये काबा का पिक्चर है, यानी कि सी इसका सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, इस्लामी इतिहास क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? द सेमी हिस्टोरिकल वर्क्स इन द इस्लामिक हिस्ट्री एरिया। क्या लोगों की जीवनी अर्ध ऐतिहासिक कार्य था, या क्रॉनिकल्स, या फिर आई विटनेस रिपोर्ट, या फिर इंस्क्रिप्शंस या शिलालेख? तो सच्चाई यह है कि महान लोगों की जो जीवनियां होती थीं, उनको इस्लामिक इतिहास के क्षेत्र में अर्ध ऐतिहासिक कार्य यानी कि सेमी हिस्टोरिकल वर्क माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि खलीफा मुआविया ने अपना राजधानी कहां स्थानांतरित किया? खलीफ मुआविया शिफ्टेड हिज कैपिटल टू विच सिटी? और यहां जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें सही उत्तर है दमिश्क, या अंग्रेजी में जिसको दमास्कस भी कहते हैं। तो क्योंकि मुआविया जब खलीफा बना तो उन्होंने दमिश्क को अपना नया राजधानी बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, महिला सूफी संत जिन्होंने अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था, उनका क्या नाम था? द वुमेन सेंट who was a Sufi also, so she was a Sufi saint who in her poems preached intense love for God by uniting with God. उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था राबिया, यानी कि ए इसका सही ऑप्शन है। राबिया उस महिला सूफी संत का नाम है जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से ईश्वर के साथ एकजुट होकर ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम का उपदेश दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि केंद्रीय इस्लामी भूमि में परिचालित तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? कॉपर कॉइन सर्कुलेटेड इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स वाज कॉल्ड व्हाट? डेनारियस, फुल्लुस, दिरहम या फिर ड्रचाम? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दिरहम। केंद्रीय इस्लामी भूमि में जो सिक्का चलता था उसको दिरहम कहा जाता था, इसलिए सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि पहलवी क्या थी?
व्हाट वाज पहलवी? क्या यह प्राचीन रोम की भाषा थी? क्या यह प्राचीन ईरान के पवित्र पुस्तकों की भाषा थी? क्या पहलवी मुस्लिम समुदाय का एक अनुष्ठान था, या फिर पहलवी एक अस्पताल का नाम था? तो दोस्तों सच्चाई यह है कि पहलवी प्राचीन ईरान के पवित्र पुस्तकों की भाषा हुआ करती थी। पहलवी वॉज ए लैंग्वेज ऑफ sacred books of ancient Iran. So B is the right answer. अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो कहता है कि बैत अल कीमा क्या था? What was बैत अल कीमा? क्या बैत अल कीमा एक सभागार था, या फिर एक आराधनालय था? क्या यह एक मस्जिद था, या फिर यह एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर यह है कि बैत अल कीमा एक पुस्तकालय सह विज्ञान संस्थान था, इसलिए डी इसका सही ऑप्शन है और यह इसका सही उत्तर है। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, जो कहता है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। अब यहां पर में आप देख सकते हैं ये ए और बी दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये दो बॉक्स बने हुए हैं। यहां पर में लिखा है एंजल्स एंड सैक्सन्स, फीफ, गॉल, फ्यूड, और यहां लिखा है कि इनका संबंध, इन शब्दों का संबंध किसके साथ था, और आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो दोस्तों देखिए इसका सही उत्तर है ए। सही उत्तर ए है। इसका मतलब ये हुआ कि ए, ये एंजल्स एंड सैक्सन्स कौन थे? तो ये एक ट्राइब थे जो इंग्लैंड में रहते थे, तो ये इसका मैच हो गया। फीफ क्या था? तो फीफ देखिए, फीफ का संबंध नाइट्स के साथ होता था। जो लॉर्ड्स अपने नाइट्स को जमीन देते थे उसको फीफ कहा जाता था। गॉल का संबंध देखिए फ्रांस के साथ था, क्योंकि गॉल एक ट्राइब थी। गॉल एक स्थान था जहां फ्रैंक लोग रहते थे और उन्हीं फ्रैंक से फ्रांस देश बना है, इसलिए गॉल का संबंध फ्रांस से हो गया। और फ्यूड क्या था? तो फ्यूड एक पीस ऑफ लैंड, एक जमीन का टुकड़ा हुआ करता था। इसी फ्यूड से फ्यूडलिज्म या सामंतवाद बना है, तो ए इसका सही ऑप्शन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है ब्यूबोनिक प्लेग के रूप में तबाही के क्या परिणाम नहीं देखे गए? यानी कि यूरोप में, खास करके फ्रांस में, जब ब्यूबोनिक प्लेग फैला मध्यकाल में, तो उसका क्या परिणाम नहीं हुआ? नहीं पर में जोर देना है। ये देखिए नहीं देखा गया, कुछ तो हुआ, सारा कुछ हुआ, एक नहीं हुआ इनमें से। कई लोग विस्थापित हो गए, यस हो गए। कृषि और निर्माण के बीच निर्मित असंतुलन पैदा हो गया, बिल्कुल हुआ। खाद्यान्नों सहित कृषि उत्पादकों की कीमतें गिर गईं, यस ये भी सही है। तो फिर गलत क्या है? ये वाला गलत है, बी। यानी कि ब्यूबोनिक प्लेग होने की वजह से जब लोगों की मृत्यु होनी शुरू हुई तो सबसे पहली बात तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, और जनसंख्या में अगर वृद्धि होती तो श्रमिकों की कमी नहीं होती कभी। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है कि जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की भारी कमी हो गई, ये वाला सही ऑप्शन नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, जो कि एक रीजन असर्शन क्वेश्चन है, और कथन ए और कारण आर। कथन ए कहता है कि यूरोपीय लोगों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण था, और इसका कारण यह बताया गया है कि ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात की जानकारी मिलती है कि एक शब्द है जिसका नाम है सिमर। सिमर शब्द का उल्लेख मिलता है ओल्ड टेस्टामेंट में, और ओल्ड टेस्टामेंट में जो सिमर शब्द का उल्लेख मिलता है उसे ही सुमेर कहा जाता था, या सुमेर के लिए ही सिमर शब्द का उपयोग हुआ है, और ये मेसोपोटामिया में था। इसीलिए यूरोपीय लोग मेसोपोटामिया को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर है ए। यानी कि ये दोनों ही जो सेंटेंस हैं ए और आर, ये बिल्कुल सही है, और ये जो आर है ये ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि सिमर शब्द जिसका उपयोग सुमेर के लिए होता था वो चूंकि बार बार ओल्ड टेस्टामेंट में
आता है इसका जिक्र, और ओल्ड टेस्टामेंट ईसाइयों के लिए बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, तो इस वजह से उनके लिए मेसोपोटामिया अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि ग्रेगोरियन ईसाई वर्षों की तुलना में हिजरी की गणन सूत्र क्या है? What is the calculation formula of हिजरी vis-a-vis ग्रेगोरियन क्रिश्चियन ईयर? तो यहां पर में हिजरी के लिए एच शब्द का उपयोग किया गया है और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन ईयर के लिए सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रश्न यही है कि ईसाई लोगों का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और इस्लाम को मानने वालों का जो हिजरी कैलेंडर है, उनमें आपस में गणना कैसे की जाती है ताकि सही सही समय का ज्ञान हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ये वाला है, देखिए ए, h इंटू 32/33 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 622 इज इक्वल टू c माइनस क्रिश्चियन, c माइनस 622 इंटू 33/32 इज इक्वल टू h, दैट इज हिजरी। ये इसका सही फॉर्मूला है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है निम्नलिखित में से कौन अब्द अल मलिक के सिक्के की विशेषता नहीं है? अब्द अल मलिक ने एक इस्लामिक सिक्का, अरबी सिक्का चलाया था, उसकी क्या खासियत नहीं थी? यहां पर में नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब 4 में से 3 तो उसकी खासियत होगी, एक नहीं होगी। तो देखिए उन्होंने अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाया और इस्लामी सिक्का प्रसारित किया, बिल्कुल ठीक है ये। आकृति, प्रतीक और शिलालेख बैजेंटाइन सिक्के जिसको डेनारियस कहते थे उससे कॉपी किया गया था, ये भी ठीक है। और सभी गलत हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर गलत कौन सा है? गलत ये वाला है कि इसे चांदी में दिनार और सोने में दिरहम कहा जाता था, ऐसा नहीं है, दोनों का एक ही नाम हुआ करता था, इसीलिए 45 का सही ऑप्शन है बी। और उसके बाद 46 देखिए, निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। सीनेटर, गुलाम, घुड़सवार और आदरणीय लोग। तो ये आपसे पूछ रहा है कि इतने जो लोग थे इनमें रोमन साम्राज्य की बात अगर हम करें तो प्रभाव के दृष्टिकोण से या समाज में सम्मान के दृष्टिकोण से किनका सबसे पहला स्थान और उसके बाद किसका, फिर उसके बाद किसका और अंत में किसका स्थान आता था? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, ये वाला। यानी कि वहां के जो समाज में जो सीनेटर लोग होते थे उनका सबसे ज्यादा प्रभाव होता था और उनका सम्मान होता था, तो ये नंबर 1 पे आ गए। उसके बाद जो घुड़सवार होते थे यानी सैनिक लोग होते थे, हमने पढ़ा है कि रोमन इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी हुआ करते थे, एक अभिजात बग होता था, एक राजा होता था और एक सेना होती थी। तो इन तीनों में सीनेटर नंबर 1 पे आ रहा था, उसके बाद घुड़सवार लोगों का स्थान था, उसके बाद वहां के जो आदरणीय लोग या अभिजात वर्ग के लोग होते थे उनका नंबर आता था, और अंत में सबसे अंत में गुलामों का नंबर आता था। तो इसीलिए सीनेटर नंबर 1 पर और गुलाम सबसे अंत में चला जाता है। तो दोस्तों आज हमने सेक्शन बी के कुल जो 22 क्वेश्चन थे उनको देखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें याद कर लीजिए और अच्छी तरह से इनका प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मिड टर्म एग्जामिनेशन में यहां से आपको प्रश्न मिलेंगे। बाकी सेक्शन सी हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।